Good morning, students. Myself Soni ma'am. Today I will teach you tracing changes through a thousand years. क्लास सेवेंथ। बच्चों, आपको याद है मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ये मैप के बारे में। ये मैप अल इद्रीसी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मैंने ये बताया था इनकी एक खासियत होती है। अल इद्रीसी मैप बनाते थे, उल्टा बनाते थे। इस मैप का उल्टा वो मैप है जिसमें आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है एंड अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैंने ये सब आपको बताया था। न्यू टर्मिनोलॉजी भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। एंड दूसरा आपका था हिस्टोरियंस एंड दियर सोर्सेज, इतिहासकार और उनके क्या हैं, उनके जो कोई चीज़ बातें जानने के क्या साधन थे, वो क्या सोर्स था। तो बच्चों, इतिहास जानने के सोर्स में आपका जो आया है तो उसमें क्या थी, जैसे कि खोज, वो लोग जो पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे उस पे डिपेंड होते थे वो लोग, और वो उनके द्वारा खोजे गए सिक्के, मोहरे, इन सब चीज़ों के द्वारा इतिहास का अध्ययन किया जाता था। मैंने आपको ये भी बताया था। एक पर्सन है, ये देखिए बैठ के लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये जो है क्या उस टाइम में कागज़ का आविष्कार हुआ था और बड़े घरानों में ही इनका यूज होता था। ठीक है, लिखे जाते थे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाना था वो था न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ठीक है, ये आपको पढ़ाना था न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। द स्टडी ऑफ द थाउजेंड्स ईयर बिटवीन द 700 and 1750 is a huge challenge in the historians, largely because of the scale and variety of developments and the occurred over the period. सन 700 से लेके 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इतिहास की इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। ठीक है, मतलब 700 से लेके 1750 तक बहुत परिवर्तन हुए। इसमें जो है क्या था, ए डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड, न्यू टेक्नोलॉजीज मेड दियर अपीयरेंस लाइक द पर्शियन व्हील इन द इरिगेशन। इसमें क्या हुआ आपका जो है कि उस टाइम में इसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए और इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्निशास्त्रों, बारूद वाले हथियारों का यूज हुआ। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड इन दिस सबकॉन्टिनेंट्स एंड पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड द कॉफ़ी। मीन्स इसमें इस टाइम में आपका क्या हुआ, उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। आप बच्चों इसमें देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि तमाम परिवर्तन सिर्फ उसमें ही नहीं होती हैं कि जो है विकास में प्रौद्योगिकियाँ और फसलें भी उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए थे। भारत में जो लोग आते थे, पर्शियन लोग, जो भी पर्सन आते थे, उनके साथ क्या आता था, विचारों के साथ साथ उनका खान पीन और जो है सब चीज़ें उनके साथ आती थी। परिणाम यह हुआ कि यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। आपका जो चैप्टर 5th और 6th 7th में, इसमें आप इसके बारे में कुछ जानेंगे। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा, ठीक है, इसमें आपका दिस पीरियड वाज आल्सो पीरियड ऑफ द ग्रेट मोबिलिटी। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। ग्रुप्स ऑफ द पीपल ट्रेवलिंग डिस्टेंस इन द सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो एक के अवसर की तलाश में दूसरे जगह झुंड में निकलते थे। द सब कॉन्टिनेंट हैड्स इमिनेंस wealth and the possibilities for people to carve a fortunes. One group of the people who became important in this period were the Rajputs, names derived from Rajputra, the son of the ruler. मतलब यहाँ पे निकलते थे इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए
अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में विभिन्न जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उसमें समुदाय थे, एक कौन थे? राजपूत, जिनका नाम क्या था? राजपुत्र था, अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। ठीक है, ये जो है कब आए? बिटवीन द 18th एंड द 14th सेंचुरी द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू द ग्रुप ऑफ द वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। और ये जो लोग आए तो इनका क्या था? राजपुत्र से निकला, तो इनका राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र। और उसके बाद ये जो है क्या थे? 8वीं 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं और उन समूह में प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं थे, बल्कि सेनापति, सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। ठीक है, सिर्फ यही नहीं आते थे। सन ऑफ रूलर्स बिटवीन द 18th एंड द 14th सेंचुरी द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू द ग्रुप ऑफ वॉरियर्स द क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। मतलब जो अपने आप को जो सेनापति होते थे, ये सब किसी स्टेटस में क्षत्रिय माने जाते थे। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूल एंड द शिफ्ट ट्रेंस बट also soldiers and the commanders who served in the arms and different merchants all over the subcontinents। इसमें जो है आपके राजपूत होते थे वो अलग अलग जगहों पे जो बड़े बड़े राजा होते थे उनके यहाँ सेनापति के रूप में काम करते, मतलब काम क्या, सेनापति होते थे, रक्षा करने का काम करते थे। ठीक है, इसी में आपके जो है वो कुछ पोएट्स होते थे, वो आते थे जो अपने इन राजपूतों का क्या करते थे? गुणगान करते थे उनका कविताओं के माध्यम से, जैसे आपको पृथ्वीराज चौहान का याद है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें होती थी। और इसी में क्या होता था? इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्य रूप से लिखकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जातियाँ भी इन समूह में भी उठाया। ठीक, इधर देखिए आपका ये दिया है हैबिटेट्स, इसका होता है पर्यावास। इसका मीन्स होता है रिफर्स टू द environment of a religions and the social and economic lifestyle of the residents। इसका क्या अर्थ है? किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। नीचे दिया है आपका जो ये बैग में दिया है ये इस भाग में आपको प्रौद्योगिकी, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है। उसमें कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में, आपके शहर में और गांव में महत्वपूर्ण है, इसे आपका एक्टिविटीज़ है, इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि कौन कौन सा आप यहाँ आपके गांव शहर में वो है। इसके बाद बेटा इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों में कटाई हो रही होती है, खेती के इलाका बढ़ता जाता है। ठीक है, देखिए मैं ये चैप्टर पढ़ता रही, मैं इंग्लिश पढ़ के बताऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा। आप इसको समझिए, आप इसको पढ़िएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आप इसको 2 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से और पूरे तौर पर हुआ था। पर्यावास में परिवर्तन के कारण नई नई वनस्पतियों को मजबूत होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जीवन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषक के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया और पुजारियों, मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मतलब जानते हैं, जैसे बिना पैसे के काम करना। और परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ जो है लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी और कुछ और काम करने लगते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे। ठीक है, पहले जातियाँ नहीं थी, आप बताए थे मैंने आपको, पहले जातियाँ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े थे तो उसमें कोई था कि ये आपका राजपूत है, ये नहीं। तो इसमें इस तरह से जातियों का विकास हुआ। जो लोग रक्षा करने लगे उन्हें राजपूत कहा जाने लगा, कुछ लोग व्यापार करने लगे वैश्य कहे जाने लगे, कुछ लोग सेवा भाव करने लगे उन्हें शूद्र कहा जाने लगा। इस तरह से जातियों का विकास हुआ। इसमें फिर क्या होता है, मतलब ये जातियों में बढ़ जाते हैं जाने लोग। फिर उसके बाद जो है
इससे समाज का निर्माण होता है और ऊंच नीच का दर्जा भी स्थापित हो जाता है। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी क्षेत्र में कोई और। ठीक है, तो ये इनके ऐसे थे। आपका फिर नेक्स्ट आपका आता है ये जो जाति, ये अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इस नियम का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा कहलाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत या कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई होती थी। ठीक है, ये देखिए, ये हमने कहा जाति पंचायत होती थी। तो मतलब जिस हर जाति का क्या होता था, एक जो है उन जाति पंच जो अब उनके नियम कानून बनाते थे। ठीक है, तो ये सब थी बातें जातियों का किस तरह से विकास हुआ। ठीक, ये आपका है। आपका दूसरा टॉपिक जो आता है नेक्स्ट, रीजन्स एंड एम्पायर, ये आता है। रीजन्स एंड एम्पायर मैं आपको नेक्स्ट टाइम में पढ़ाऊँगी। अभी आप ये देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर का कुछ PDF दिया था, वो भेजा था, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के लिए कहा था। उसमें आपको मैंने जो भेजा था, उसमें जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसको आप लिखिए। ये देखिए, क्या आपके यही सब क्वेश्चन है? क्वेश्चन यही है सब, देखिए इसको ध्यान से, यही सब क्वेश्चन है। जितने मिल रहे हैं उसको करिए। और ये देखिए, ये 12 क्वेश्चन है मैंने भेजा था। और जो ना मिले कल मतलब मुझसे पूछिए कि मैम इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पर्टिकुलर। ठीक है, मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगी और उसको लिखिए, पढ़िए और जो ना समझ में आए पूछिएगा। थैंक यू, बाय बाय।